Sohail, Talha, Umair and company, a partnership concern is engaged in trading of cloth. The firm bought a plot of land from Shining Star Limited. After some time, Talha and Umair on their own account bought 3 more plots of land in same locality and made good profits. हमारी पार्टनरशिप फर्म है जो क्या काम करती है, कपड़े का. हमारी फर्म ने एक ज़मीन खरीदी. कुछ अरसे बाद जो है वो हमारे 2 पार्टनर्स थे तलहा और उमैर, उनने अपने खर्चे से खुद से उसी इलाके में ज़मीन खरीदी और उनको बहुत फ़ायदा हो गया. सोहेल को जब पता लगा कि ये तो इनको बड़ा ज़्यादा फ़ायदा हो गया है तो उसने कहा कि जी मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, क्योंकि सर ने क्लास में कहा था कि सीक्रेट प्रॉफिट अगर कोई बनाएगा तो वो हिस्सा देगा बाकी पार्टनर्स को. तो सवाल ये है कि क्या तलहा और उमैर लाइबल हैं कि वो सोहेल को प्रॉफिट शेयर करें? जज्बाती हो, क्या पेरेंटली बंदा एकदम से कह देता है हाँ हाँ क्योंकि देखो प्रॉफिट बनाया है. कंपनी का बिजनेस क्या है? कपड़े का. क्या कपड़े के बिजनेस में उन्होंने कोई खुफिया प्रॉफिट बनाया है? कंपनी ने एक जगह ज़मीन ली और उस जगह, मतलब पार्टनरशिप ने एक जगह ज़मीन ली और उसी जगह कुछ और लोग ज़मीन लेते हैं. लॉ ने कब हमें मना किया है? और क्या हम कंपीटिंग बिजनेस कर रहे हैं? हमारा बिजनेस होता अगर ज़मीनें खरीदने का और हमारी पार्टनरशिप भी ज़मीन खरीदती और हम भी ज़मीन खरीदते तो हम कहते हैं कंपीटिंग बिजनेस हो गया. कपड़े का बिजनेस है और हमने बस उस जगह ज़मीन खरीदी है जहाँ पार्टनरशिप ने ज़मीन खरीदी थी, तो हमने कोई हिडन प्रॉफिट नहीं कमाया और हमने कोई बेईमानी नहीं की, हमने कोई कंपटीशन नहीं किया. तो जितना जल्दी हम जज्बाती हुए थे उतना ही जल्दी हम दोबारा से रिवर्स हो जाएं. ये अब इसलिए बड़ा ज़रूरी है, फर्म का बिजनेस समझना ज़रूरी है, तो फिर आपको ज़रा ज़्यादा बेहतर चीज़ समझ आती है. इसलिए उन्होंने निशानदेही की थी कि ये क्लॉथ बेचने का काम करती है. डन. उबैद, राहील और परवेज़ पार्टनर्स हैं एक फर्म में. सितंबर 1, 2009 को परवेज़ रिटायर हो जाता है पार्टनरशिप से. रिमेनिंग पार्टनर बिजनेस चलाते रहते हैं और फर्म की प्रॉपर्टी यूज़ करते रहते हैं. फाइनल सेटलमेंट नहीं करते परवेज़ के साथ. परवेज़ चला भी गया है लेकिन परवेज़ का पैसा इस्तेमाल हो रहा है. बताएं परवेज़ का क्या राइट है? एक तो उसको उसका पैसा वापस मिलने का राइट है, और फिर जो उसका पैसा बिला वजह इस्तेमाल होता जा रहा है उसके ऊपर उसका क्या राइट है? वो लोन कंसिडर होगा और कुछ नहीं तय हुआ तो क्या होगा? 6% के हिसाब से पर एनम उसको इस पे इंटरेस्ट मिलेगा. डन. दानिश एक प्रैक्टिसिंग लॉयर है और वो बासित को पार्टनरशिप में ले आता है और उसको परसुएट करता है कि मेरी प्रैक्टिस जो है वो 20 मिलियन सालाना कमाती है. लेकिन बाद में पता ये लगा कि फर्म तो भाईजान 8 मिलियन से ऊपर कमाई नहीं रही थी. पार्टनरशिप के मुताबिक बताएं बासित के क्या राइट्स हैं? बासित को इसने पार्टनरशिप में धोखे से इनवाइट कर लिया है. बासित के साथ फ्रॉड हुआ है. फ्रॉड में वॉइडेबल की ऑप्शन आ जाती है, वो छोड़ सकता है, और अगर उसका कोई नुकसान हुआ है या कुछ और इस तरह से तो वो भी उसको रिकवर कर सकता है. तो ये बना हुआ रखा हुआ पार्टनरशिप में, लेकिन इसमें फ्रॉड और पार्टनरशिप के कंबाइंड. फिर अब अगर आप पार्टनरशिप के तहत जवाब देना चाहेंगे तो फिर आप कहेंगे जस्ट और फेथफुल होना चाहिए सारे पार्टनर्स के साथ. आपने तो धोखा दिया, आपका तो इरादा ही गलत था. तो इसका मतलब है कि ये पार्टनर कहेगा कि मेरे राइट्स जो है वो मुतासिर हुए हैं और वो डैमेज क्लेम कर सकता है. डन. रफीक, बारी और फुरकान हैव डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश अ पार्टनरशिप बिजनेस फॉर ट्रेडिंग इन मेडिकल इक्विपमेंट्स. मेडिकल इक्विपमेंट में वो सोचा है. इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, उनके दरमियान कोई एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. बताएं उनके म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ क्या होंगे? कुछ एग्रीमेंट में नहीं तय किया उनके क्या राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ होंगे जो जनरल होते हैं. ज़्यादा हमने जनरल ड्यूटीज़ की लिस्ट पढ़ी थी और बहुत मूड में बैठे हों तो जो मैंने लिखा था वो सारी बातें लिख दें कि हमेशा बराबर होंगे, 6% हमेशा मिलेगा, फलाना इस तरह से होगा, लॉस और प्रॉफिट दोनों शेयर कर रहे होंगे. नहीं तो इसका एक जवाब जो किताब में सीधा सीधा मौजूद है वो ये है कि वो जो जनरल राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं जो एग्रीमेंट के मुताबिक नहीं होती, पार्टनरशिप ने बताया. याद है जो सबसे पहले पढ़ी थी, जस्ट एंड फेथफुल, कंसल्ट करेंगे, एक दूसरे से मिल के चलेंगे वगैरह वगैरह. तो इसका मतलब है इन्होंने सिनेरियो बना के आपसे जनरल राइट्स एंड ड्यूटीज पूछे. काशिफ, इरफान और शुजात पार्टनर है एक फर्म में. इरफान जो है वो एक शॉप खरीदता है अपने नाम पे. ही इशूड अ चेक फ्रॉम द पार्टनरशिप अकाउंट, पार्टनरशिप के अकाउंट से चेक देता है और डेबिट कर देता है अपना अकाउंट उस परचेज प्राइस से. उसने एक ज़मीन खरीदी, उसके पास पैसा पार्टनरशिप का पड़ा हुआ था, उसने पैसा वहाँ इस्तेमाल कर दिया और अकाउंट्स में अपने आप को डेबिट कर दिया कि हाँ भाई मेरे से ये पैसा रिसीवेबल है, पैसा पार्टनरशिप से मैंने ले लिया है और ये मैंने पैसा वापस करना है. डेबिट कर दिया यानी कि अपना रिसीवेबल बुक कर दिया पार्टनरशिप के बिजनेस में. ही रेंटेड आउट द शॉप, फिर उसने शॉप रेंट पे दे दी और उसके जो क्रेडिट है उससे जो पैसे आए वो अपने कैपिटल अकाउंट में फेंक दिए.
काशिफ ने ऑब्जेक्ट किया इस प्रैक्टिस पे और उसने इरफान से कहा कि भाईजान आप इस शॉप को फर्म के नाम पे वो करवाएं, चूँकि ये शॉप पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है। इरफान कहता है भाग जाओ, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अब मुद्दा ये है कि क्या ये पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है? पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी वो होती है जो पार्टनरशिप को विरासत में मिली हो जब वो बनती है, क्या ये वो है? फिर पार्टनरशिप अपनी उस विरासत से जो कमाती है वो होती है, ये वो भी नहीं है। फिर गुडविल होती है, ये वो भी नहीं है। पार्टनरशिप अपने पैसों से जो कमा के खुद से जो एसेट अपने लिए खरीदती है वो उसके एसेट होते हैं। इसने पार्टनरशिप के पैसों से खरीदा और साथ में डेबिट क्रेडिट भी कर दिया, अपने नाम पे लोन भी बुक कर दिया। तो इंटेंशन क्या नज़र आ रही है कि वो पर्सनल प्रॉपर्टी है। अब यहाँ आप डिबेट कर सकते हैं, हो सकता है एक बच्चा जज्बात में आके कहे कि ये क्या मजाक है, बाकियों की कॉन्सेंट तो ली नहीं। और दूसरा, अगर बगैर बाकियों से पूछे एक इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी तो वो तो वैसे ही लॉ ने मना किया हुआ है। तो ये कह सकता है कि भाई अगर मैं प्रॉपर्टी फर्म के लिए ले रहा होता तो तुम सबसे इजाज़त लेता, तो वैसे ही तुमसे इजाज़त लिए बगैर अगर फर्म की प्रॉपर्टी ली तो वो तो जायज़ ही नहीं है। तो इसके दो तीन तरीके से जवाब बन सकते हैं। सबसे प्यारा जवाब यही है कि आप इस बंदे ने ये जो अकाउंट डेबिट किया है उससे नज़र आ रहा है कि उसने अपने नाम पे लोन क्रिएट कर लिया है और अब उस लोन के अगेंस्ट वो इंटरेस्ट वगैरह तो देने का पाबंद है, लेकिन ये ज़मीन उसकी है और बाकी पार्टनर्स ने शुरू में एतराज़ नहीं किया था। अब ये ज़मीन पार्टनरशिप की नहीं है। A and B are partners in a barbecue business. They decided to sell their business along with its goodwill to लाहौरी मज़ा। वाह जी वाह, लाहौरी मज़ा को उन्होंने अपना बारबेक्यू का बिजनेस बेचने का सोचा गुडविल समेत। लाहौरी मज़ा का ओनर है मिस्टर सी। डिस्क्राइब द राइट्स ऑफ अबव पार्टीज अंडर द पार्टनरशिप एक्ट इफ A and B डिसाइड टू कैरी ऑन सिमिलर बिजनेस एंड नथिंग इज मेंशन इन रिगार्ड अंडर द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में कुछ नहीं तय, उन्होंने गुडविल समेत अपना बिजनेस बेच दिया उसे और अब वो यही काम दोबारा शुरू करना चाहते हैं, तो बताएं। उसने गुडविल समेत खरीदा है तो एक बात यह है कि वो एग्रीमेंट में उन्हें मना कर देता, उसने मना नहीं किया। जब मना नहीं किया तो इनके पास आज़ादी है, जो मर्जी करें। उसे चाहिए था वो एग्रीमेंट में रोक देता कि भाई तुमसे गुडविल खरीद रहा हूँ, तुम लोग ये इस जगह पे नहीं करना। हो सकता है आप में से कोई आंसर करे कि दिस इज इम्प्लाइड कि अगर गुडविल समेत खरीदा जाए तो ऑटोमेटिकली एक रिस्ट्रिक्शन होती है। तो हो सकता है आपका जवाब भी सही हो जाए अगर आप एक अच्छी रीज़न दे दें। इस तरह के सवाल होते हैं जिसमें रीज़न की बेस पे उसका जवाब डिफरेंट हो सकता है। मेरे हिसाब से चूंकि उसने मना नहीं किया था तो ये लोग जस्टिफाइड है। व्हाट आर द राइट्स ऑफ पार्टनर एज रिगार्ड टू कंडक्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस के कंडक्ट से रिलेटेड क्या राइट्स हैं? एक हेडिंग दी हुई है कंडक्ट ऑफ बिजनेस और नीचे राइट्स दिए हुए हैं। सीधा सीधा सवाल। आतिफ राजा एंड नजीर आर पार्टनर इन बुलंद एसोसिएट। आतिफ विदाउट इन्फॉर्मिंग राजा एंड नासिर सोल्ड वन ऑफ बुलंद एसोसिएट प्राइम प्रॉपर्टी टू हिज फ्रेंड तारिक। आतिफ हमेशा बुराई के कॉन्टेक्स्ट में क्यों आता है? पहले आतिफ को मारने की बात हो रही थी, अब आतिफ जो है वो धोखा दे रहा है। राजा और नाजिर को जो है, देखा हकीकत और किताब में कितना फ़र्क होता है, कितने नॉन प्रैक्टिकल लॉज हैं। आतिफ ने राजा और नज़ीर को बगैर बताए बुलंद एसोसिएट की एक प्राइम प्रॉपर्टी अपने दोस्त को बेच दी और वो जो पैसे आए वो भी लेके भाग गया। एक तो पहले ही बगैर पूछे प्रॉपर्टी बेच दी, पहला जुर्म, ऊपर से जो पैसे आए वो भी लेके भाग गया। इन लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 बताएं राजा और नज़ीर के क्या राइट्स हैं? क्या ये प्रॉपर्टी बेच सकता था? इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने का राइट बगैर बाकियों से पूछे है ही नहीं, तो वैसे ही वर्ड हो गया। तो उनका ये राइट है कि वो प्रॉपर्टी भी रिकवर कर सकते हैं और फिर जो पैसे लेके भागा है वो भी से रिकवर करेंगे। जो इसने सीक्रेट प्रॉफिट बनाया और उसके खिलाफ अदालत में केस कर देंगे कि इसने हमारे साथ धोखा किया है और ज़रूरत पड़ने पर इसको पार्टनरशिप से भी निकाल देंगे। तो थोड़ा सा जेनेरिक और थोड़ा सा किताब से इसका आंसर बन गया। अंडर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट ब्रीफली स्टेट व्हाट मे बी रिगार्डेड एज प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म किसे कहेंगे? आपने डेफिनेशन लिख दी, वो 3-4 बातें लिख दी, जिंदगी आसान। अब पार्टनरशिप बिजनेस, अब पीछे एक सिनेरियो चल रहा होगा जिस सिनेरियो का एक पार्ट भी हम देख रहे हैं, तो आप अबव को इग्नोर कर दें। पार्टनरशिप बिजनेस वॉज स्टार्टेड इन जनवरी 2015। मार्च 2015 में बहराम ने एक ओवरड्राफ्ट रिसीव किया पार्टनरशिप के बैंक से। पार्टनरशिप के बैंक से 1 लाख रुपए का उधार ले लिया। उसने बैंक को इन्फॉर्म किया दैट मनी वुड बी यूज टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू कैश काउंटर इन डिपार्टमेंटल स्टोर। उसने कहा कि जी हमारा जो डिपार्टमेंटल स्टोर है वहाँ पे एक न्यू कैश काउंटर बनाएंगे, यानी कि बैंक को बताया कि मैं पैसा अपने बिजनेस के लिए निकाल रहा हूँ, पार्टनरशिप के बिजनेस के लिए। हाउएवर ही यूज्ड द मनी टू पे हिज वाइफ दुबई ट्रिप। वाह जी वाह, बड़ा सियाना आदमी था। उसने पार्टनरशिप का पैसा बैंक से निकाला, बैंक को कहा हम एक डिपार्टमेंटल स्टोर में कैश का काउंटर बना रहे हैं, और वो पैसे से उसने अपनी बेगम को दुबई ट्रिप पे भेज दिया, तो खुद यहीं रह गया।
वेरी गुड। ये तो कंबाइंड ट्रिप होना चाहिए था, उस वक्त तो लाख रुपए में हो सकता था, 2015 की बात हो रही है, डॉलर भी मुनासिब था। कितने का था, 90 95 का था मेरे ख्याल में 2015 में, नहीं 100 105 कुछ इस तरह से, तो वो अच्छा भला ट्रिप लग सकता था उसका। खैर चले कोई बात नहीं, वो बहुत शौकीन आदमी था कि वो पैसे जो है मैंने सारे बेगम पे खर्च करने हैं, तो बेगम का दुबई का ट्रिप उसने करवा दिया, तो ना दीन आया हाथ ना दुनिया आई। नोमी, सुल्तान और बेरम, ये जो बाकी पार्टनर्स होंगे उनको बताएं उनके राइट्स और लाइबिलिटीज़ क्या हैं, फर्म का पैसा गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ है, क्या राइट्स हैं उनके। पार्टनर ने मिसअप्लाई किया है, पार्टनर पे केस कर सकते हैं। पार्टनर ने फर्म का पैसा गलत तरीके से इस्तेमाल किया, बैंक से भी झूठ बोला, तो वो उससे कंपनसेशन मांगेंगे और उसको डैमेजेस वगैरह चार्ज करके, वही बात है, पार्टनरशिप से निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। नोमी, सुल्तान एंड बहरम, लो जी ये उसी का पार्ट है, have decided to establish a partnership business to run a departmental store under provision of partnership act, advise them about their mutual rights and liabilities toward each other। आपस में क्या राइट्स हैं, वही वाले जो जनरल ड्यूटीज हैं वो आप लिख देंगे। इन अबव पार्टनरशिप बिजनेस, अब देखते हैं ऊपर, हाँ नहीं ऊपर वाला अलग ही अलग है। इन पार्टनरशिप बिजनेस रूफी इंटेंट टू एक्वायर अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर द फर्म विद हिज ओन मनी, उसने कहा पैसे मेरे प्लॉट फर्म के लिए लूंगा। However, is not certain whether the plot would be considered as a partnership property, उसे ये नहीं पता कि अगर मैं अपने पैसों से प्लॉट लूंगा तो क्या ये पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी कहलाएगी या नहीं कहलाएगी। However, अंडर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट आपने रूफी को बताना है कि बताओ पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी में क्या आता है और वो कैसे इस्तेमाल होती है। उन्होंने कहा भाई सिनेरियो को साइड पर रख दो, बताओ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है। तो आपने बस ये बताना है कि पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है। टाइप 2 सवाल हो गया। Raheel, Samina, Umair have agreed to constitute a partnership for carrying on a business of printing study text for CA students in Peshawar। पेशावर में CA के बच्चों के लिए स्टडी टेक्स्ट प्रिंट करने का बिजनेस शुरू किया राहील, समीना और उमैर ने। Raheel wants to specify the rights and duties of partner in partnership agreement so that these can be changed with mutual consent of all the partners, whereas Samina and Umair do not consider it necessary and believe that the implied authority may be extended to bind the firm whenever required। एक बंदा कहता है चीज़ें लिख लेते हैं, बाकी दो कहते हैं लिखने की क्या ज़रूरत है, कुछ implied authority होती है उसमें चीज़ें डिफाइंड होती हैं। Under the provision of Partnership Act lists the general duties of partner which cannot be modified by agreement amongst them। वो कौन सी जनरल चीज़ें हैं जो आप एग्रीमेंट में अमेंड नहीं करते। कभी भी पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में ये नहीं लिखेंगे कि हम लोग मिलके एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश करेंगे। वही जस्ट एंड फेटफुल, एक दूसरे से मशवरा करेंगे, वसीतर मफाद में चलेंगे। जो जनरल ड्यूटीज़ हैं ये पूछी हैं, ऊपर के जो सारे किरदार थे वो सिर्फ टाइम बर्बाद करने के लिए थे। समझ आ रही है। कई दफ़ा सवाल ऐसा होता है कि आपने सवाल में नहीं खोना, जवाब कई दफ़ा सीधा सीधा होता है, वक्त कम और मुकाबला सख्त। जुलाई 1 को आबिद, रिजवान एंड सलमान स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस और 2 लाख हर किसी ने फर्म के कैपिटल में शामिल किया। दे ऑल्सो एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इन इक्वल प्रोपोर्शन, उन्होंने कहा जो प्रॉफिट होगा वो बराबर शेयर करेंगे। आबिद इन एडिशन टू कैपिटल 1 लाख रुपए उसने सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर एक सप्लायर को भी दे दिया। कैपिटल तो दिया फर्म को और फर्म का एक खर्चा आबिद ने खुद पे कर दिया, यानी कि लोन हो गया। ऑल द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% ऑन देयर कैपिटल, हर पार्टनर को अपने कैपिटल पे 8% इंटरेस्ट भी मिलेगा, ये भी तय किया हुआ है उन्होंने। हाउएवर ड्यूरिंग द ईयर द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ 80,000। ओहो, साल में तो लॉस हो गया। जब लॉस हुआ तो कैपिटल का जो इंटरेस्ट वाला मामला है, जब फर्म अच्छी चली ही नहीं तो वो मामला तो डूब गया, लेकिन लोन तो लोन है। अंडर प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट स्टेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इफ एनी पेबल टू ईच पार्टनर, हर पार्टनर को कितना इंटरेस्ट मिलेगा। 2 तरह से जवाब हो सकते हैं। आप कहें कि चूंकि लॉस हुआ है तो कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो आप 1 लाख का परसेंटेज कैलकुलेट करके जो भी तय हुआ था, कुछ नहीं तय हुआ था, 6%, 8% तो कैपिटल का तय हुआ था ना। एक आंसर ये हो सकता है। दूसरा आंसर ये कि आप कैलकुलेशन करके बता दें और कहें ये कैलकुलेशन बनती है, लेकिन चूंकि लॉस है तो मिल नहीं सकेगा। 4 नंबर अगर डर लग रहा है कि कहीं उन्होंने ज़्यादा कैलकुलेशन ना मांगी हो, तो फिर आप हिसाब लगा लें कि 2-2 लाख पे 8-8% के हिसाब से कितना बनता है, और फिर ये वाला बंदा जिसने 2 लाख पे 8% और 1 लाख पे 6%, वो टोटल मिला के कह दें जी इसका इतना बनता है। बात समझ रहे हैं? तो दोनों तरह से जवाब दे सकते हैं, या तो इनकार कर दें और सिर्फ एक बंदे की कैलकुलेशन कर दें, और अगर डर लग रहा है कि 4 नंबर हैं थोड़ा सा ज़्यादा बातें कर दूं तो सबकी कैलकुलेशन करके कह देंगे जी मिलेगा सिर्फ वो लोन वाला इंटरेस्ट फर्म लॉस में।
Gul, Raza and Sami are partners in GRS Garments. Raza discovered that supplier MP offers reasonable rate for consumable store and put forth a resolution that MP should be included in the firm's list of supplier. एक बंदा उसको अच्छा लगा कि बड़े अच्छे रेट पे चीज़ें सप्लाई करता है, उसने कहा जी उसको एक काम करते हैं हम अपनी फर्म की सप्लायर लिस्ट में डाल देते हैं. MP is owned by Gul and managed by his brother, but Gul does not disclose this fact. MP का ओनर कौन है? गुल. और चलाता कौन है उस बिजनेस को? उसका भाई. तो रज़ा ने कहा कि एमपी बड़ा अच्छा सप्लायर है और गुल उस सप्लायर उस बिजनेस का मालिक था, लेकिन ये खामोश रहा और इसने किसी को नहीं बताया कि इसका मालिक मैं हूँ. When Raza and Sami become aware of the fact, they ask Gul to share with them the profit earned by MP on transaction with GRS. GRS के साथ जो ट्रांजैक्शन हुई है उसमें अगर आपको कोई प्रॉफिट हुआ है तो वो आप हमें दें. अब सवाल ये है कि क्या वो प्रॉफिट दे या ना दे. उसने बताया नहीं, वो फेथफुल नहीं रहा, उसने सीक्रेट प्रॉफिट कमाया. अगर इन्हें पता लग गया तो ये सीक्रेट प्रॉफिट उसे देना पड़ेगा. बिजनेस भी सेम तरह का है, सप्लायर है तो उसी इंडस्ट्री में मौजूद है, तो इसका मतलब है कि उसे चाहिए था वो बता देता, बता के सारा बिजनेस प्रॉफिट ले लेता, कोई मसला नहीं था. उसने नहीं बताया, ये मामला ज़रा अच्छा नहीं लगा. और बिजनेस सेगमेंट भी तकरीबन सेम है. बदर यासीन ने एक डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी बनाई है लो कॉस्ट मेडिसिन सप्लाई करने के लिए हॉस्पिटल को. यासीन ने वर्बल एग्रीमेंट के थ्रू कह दिया है कि जी मेरे अबाउ अजदाद की जो ज़मीन है वो फ़िलहाल बिजनेस के लिए इस्तेमाल की जा सकती है. बदर ने एक डिलीवरी वैन परचेज़ की अपने नाम से पार्टनरशिप के पैसों से. बदर ये चाहता है कि अमाउंट पार्टनरशिप को दे दे और उसने एक रिसीवेबल भी क्रिएट कर दिया है, यानी वो खुद वैन लेना चाहता था, उसने पैसे वहाँ से पे किए और अपना रिसीवेबल वहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया. बताएं अबव एसेट जो है वो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी हैं या नहीं. एक बंदा जो कहता है मेरी ज़मीन इस्तेमाल कर ले बिजनेस, उसने इस्तेमाल करने का कहा है, कहीं एक्सप्रेसली ये नहीं कहा कि इस ज़मीन को मैं पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी के तौर पे ऐड कर रहा हूँ. तो जस्ट इस्तेमाल करने का राइट है, दोस्ती यारी में उसने कह दिया. अगर वो एक्सप्रेसली कहता कि ये मेरी ज़मीन आज से हो गई पार्टनरशिप की, तो फिर ये उसका शेयर बनता कि उसकी तरफ से ये ज़मीन आई. अच्छा, वैन का क्या होगा? वैन खरीदी है पार्टनरशिप के पैसों से. क्या पार्टनरशिप के पैसों से हर खरीदी हुई चीज़ उसकी होती है? नहीं. इंटेंशन इंपॉर्टेंट है. और इंटेंशन क्या नज़र आ रही है? उसने अपने नाम पे रिसीवेबल बुक कर दिया और दूसरे ने उस वक्त एतराज़ भी नहीं किया. तो ये वैन भी आपकी प्रॉपर्टी नहीं है पार्टनरशिप की, और ये ज़मीन भी नहीं है. ज़मीन को प्रॉपर्टी बनाने के लिए एक्सप्रेसली कहना चाहिए था. वैन को प्रॉपर्टी बनाने के लिए वो बंदा पार्टनरशिप के पैसों से खरीदता और कोई रिसीवेबल बुक ना करता, तो फिर हम कहते हैं कि पार्टनरशिप के पैसों से जो चीज़ खरीदी गई वो खुद ब खुद पार्टनरशिप की मानी जाएगी अनलेस कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स. बात समझ रहे? आवाम के चेहरे पे मायूसी और बेजारियाँ. ब्रेक दूर होती जा रही है, जल्दी से ब्रेक की तरफ चलते हैं. कम से कम मुझे खुशी तो हो कि ये चैप्टर आपने देखा. बाद में आप खामखा इन सिनेरियोस पे उलझ रहे हो तो आप इस वीडियो को निकाल के बार बार प्ले करके थोड़ा सा ईजी हो सके. ये सवाल आपको थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा है, एंड वाली बात मैं आपको पढ़ के बता दूंगा. तकी साकिब एंड अबरार पार्टनर हैं ट्रेडिंग फर्म में. एक एग्रीमेंट से उन्होंने डिसाइड किया है कि नो पार्टनर शैल हैव अथॉरिटी टू बाय और सेल गुड्स बियॉन्ड द लिमिट ऑफ 20,000. आपस में तय किया है कि हम में से कोई भी 20,000 से ऊपर की चीज़ नहीं बेचेगा, उसको अकेले को अथॉरिटी नहीं है. विदाउट कॉन्सेंट ऑफ अदर पार्टनर. इग्नोरेंट ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शन, इस रिस्ट्रिक्शन का नहीं पता था वाजिद, कोई और बंदा था जिसने गुड्स 45,000 के बेच दिए साकिब को और उसने बाकी पार्टनर से नहीं पूछा. बताएं क्या फर्म और उसके पार्टनर्स लाइबल हैं वाजिद को? वाजिद को नहीं पता कि इनका तय हुआ है कि 20,000 से ऊपर ये मिल के डिसाइड किया करेंगे. उसने 45,000 की चीज़ डील कर ली और एक पार्टनर ने वो डील कर भी ली और बताया भी नहीं किसी और को. तो गलती किसने की है? पार्टनर ने. फर्म ने गलती की है? नहीं. लेकिन वाजिद ने गलती की है. वाजिद कौन है? वो थर्ड पर्सन. अगर उसे पता होता तो उसने गलती की है, उसे भी नहीं पता था. वो फर्म से कहता है मुझे मेरे पैसे दे दो, फर्म पाबंद है उसको पैसे देने के लिए. लेकिन पैसे देने के बाद क्या होगा? वो पलट के उसको पूछेंगे कि तुमने क्यों रूल तोड़ा. वाजिद को तो नहीं पता था, वो तो बाहर का बंदा था. जब कसूर ही घर के बंदे में हो तो बाहर वाले को क्यों वो किया जाए. तो वाजिद को वो वाजिद नहीं, साकिब को पकड़ के कहेंगे कि भाईजान अब नुकसान आपने रिकवर करके देना है. डन. अरे छोटे छोटे सवाल नजर आए. स्टेट द मैंडेटरी ड्यूटीज ऑफ पार्टनर विच कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय एग्रीमेंट अमंग्स देम. वही बेसिक ड्यूटीज, कभी 3 नंबर, कभी 5 नंबर, कभी 6 नंबर, मर्जी है उनकी. व्हाट आर द जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर विच कैन नॉट बी अल्टर बाय एग्रीमेंट अमंग देमसेल्व्स. देखा, साल बाद वही सवाल दोबारा से पूछ लिया और बच्चे एक दूसरे को कह रहे होंगे ये सवाल आ चुका, 5 साल तक नहीं आएगा.
साल बाद उन्होंने वही सवाल उसी अल्फाज के साथ दोबारा से पूछ डाला। ताहिरा, फरहाना और सादिया पार्टनर हैं ब्राइडल बुटीक में जो कि लोकल मार्केट में है। एक बिज़नेस कर रहे हैं, ये दुल्हन के जो कपड़े हैं उसको बेचने का बिज़नेस कर रहे हैं। सादिया ऑल्सो ओन अ ज्वेलरी शॉप इन सेम मार्केट। उसी मार्केट में सादिया की अपनी एक जेवरात की दुकान भी है। और वहाँ क्या बेचते हैं वो? दुल्हन के कपड़े। शॉप इज़ मैनेज बाय हर ब्रदर। वो शॉप उसके भाई वसी चलाता है। ताहिरा और फरहाना को नहीं पता कि सादिया ज्वेलरी शॉप में मालिक है। मोस्ट ऑफ द क्लाइंट फ्रॉम ब्राइडल बुटीक बाय ज्वेलरी सेट फ्रॉम सादिया शॉप। अक्सर लोग जो जोड़े यहाँ से खरीदते हैं वो जेवर वहाँ से खरीदते हैं। सादिया ने बड़ा तूफानी प्रॉफिट कमाया 10 मिलियन का ज्वेलरी के बिजनेस से। और इन लोगों को बाद में पता लगा उसके इंटरेस्ट का, तो ताहिरा और फरहाना जो है वो जेलस हो गई। उन्होंने कहा जी हम दुल्हन के कपड़े बेच के इतना नहीं कमा सके और ये ज्वेलरी से कमा गई, और ऊपर से हमारे ही कस्टमर वहाँ जाके ज्वेलरी खरीदते रह गए। तो मामला बड़ा नाजुक है। ताहिरा और फरहाना आपके पास आई हैं, आपसे पूछ रही हैं कि बताओ अब हम क्या करें अपनी इस पार्टनर के साथ। कुछ नहीं। क्या वो कंपीटिंग बिजनेस कर रही है? वो जोड़ों का बिजनेस नहीं कर रही, वो तो ज्वेलरी का कर रही है। तो ऐसे में, और ये बड़ी कॉमन सी बात है, कस्टमर की मर्जी, वो एक चीज़ यहाँ से खरीदे, दूसरी वहाँ से खरीदे, तीसरी वहाँ से खरीदे। या तो हम कहें कि उसने इधर डिस्काउंट दिलवा दिया कपड़ों पे कि मेरे से ज्वेलरी खरीदो, फिर तो वो प्रॉफिट इसको मिलना चाहिए बाकी पार्टनर्स को। तो इसने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे इसके खिलाफ बात हो। तो आप कहेंगे जी सॉरी, आप लोग जो है वो, अगर आपको बहुत बुरा लगा है, आप एक काम करें, आप लोग अपना ज्वेलरी का बिजनेस भी साथ शुरू कर लें। उस कपड़ों की दुकान के साथ एक छोटा सा ज्वेलरी का सेटअप आप भी डाल लें, ताकि आइंदा ये सादिया इतना प्रॉफिट ना कमा सके। आज तो सादिया बच गई, सादिया बच गई। जहीर ने रिसेंटली ग्रेजुएट किया है इंडस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल डिजाइनिंग से। ही हैज बीन अप्रोच्ड बाय ज़ारा विद एन ऑफर टू स्टार्ट अ डिजाइनर बुटीक इन पार्टनरशिप अंडर द नेम एंड स्टाइल ऑफ जरीर ब्राइडल्स। वाह, एक जहीर है और एक ज़ारा है। तो ज़ारा का ZAR पकड़ा और जहीर का EER पकड़ा, तो उन्होंने कहा जी जरीर ब्राइडल्स के नाम से जो है वो अच्छा नाम है, बुटीक शुरू करते हैं। ज़ारा ने प्रपोज किया कि एक शॉप खरीदते हैं कराची में और उसके ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं। यानी कि उसने कहा मैं शॉप खरीद लेती हूँ कराची में और मैं उसको मैनेज करती हूँ, जबकि जहीर भाई आपने क्या करना है, आपने ड्रेसेस को डिज़ाइन करना है। गड्डी मैं ले आंदी है तो पेट्रोल तू, मतलब वो दुकान में डाल देती हूँ और आप उसके अंदर जो है वो अपने डिज़ाइन किए हुए कपड़े रखवा दें। ज़ारा वांट्स टू साइन अ फॉर्मल पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट। अब ज़ारा को समझ आ गया कि हमें एक फॉर्मल पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। वो चाहती है कि ये बुटीक 5 साल तक चलाए और उसके बाद ये वेंचर अगर सक्सेसफुल रहे तो उसका प्लान है कि वो इंटरनेशनल ब्रांचेस अपने नाम से ले ले और जहीर को बाहर कर दे। बहुत ही सियानी किस्म की बीवी है। तो वो उसने कहा कि शॉप मैं वो करती हूँ, तुम सिर्फ डिज़ाइनिंग का काम करो, शॉप मैं चलाती रहूँगी, और अगर चल गया तो सब मेरा। तो उसने 5 साल का प्लान बनाया है कि 5 साल बाद मैं ये घिनौनी हरकत कर लूँगी। अंडर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट डिस्कस विच टाइप ऑफ पार्टनरशिप सूटेबल फॉर ज़ारा। अगर ज़ारा ऐसी हरकतें सोच रही है तो कौन सी पार्टनरशिप बेहतर है। 5 साल का प्लान कर रही है कि 5 साल के बाद हम अपना मामला ख़त्म कर दें और फिर मैं अपना काम शुरू कर दूँ। तो स्पेसिफिक या पर्टिकुलर पार्टनरशिप वो कर दे 5 साल के लिए और 5 साल बाद उसको लेके साइड पे हो जाए। डिस्कस द स्टैट्यूटरी राइट एंड ड्यूटीज ऑफ बोथ ज़ारा एंड जहीर विच कैन बी रिस्ट्रिक्टेड और एक्सटेंडेड इन ज़ारास फेवर बाय वे ऑफ पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट। वो कौन से राइट्स और ड्यूटीज हैं जिसको प्लस माइनस करके हम ज़ारा की फेवर में मामले को बढ़ा सकते हैं। ये नाजुक सवाल है। क्या ऐसा करें कि ज़ारा जो है वो अपने मज़मूम मकासद में आहिस्ता आहिस्ता कामयाब हो जाए। जी, क्वालिफाइड एग्रीमेंट में हम क्या कहते हैं, क्वालिफाइड ड्यूटीज़ आप चेंज कर सकते हैं। तो वो चेंज कर सकते हैं। पहले तो ये लिखा जाए कि सिर्फ ज़ारा मैनेज करेगी शॉप को। फिर ये लिखा जाए कि अगर ज़ारा अपना कोई बिजनेस बाद में शुरू करना चाहती है तो भी ओके है। पार्टनरशिप ख़त्म होने के बाद भी ज़ारा जो मर्जी करे, ज़हीर जो मर्जी करे, किसी को किसी पे एतराज़ नहीं होगा। तो थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है जिसमें हमने टेक्निकल बाउंड्रीज में रहते हुए देखना था कि हम इसमें क्या क्या इसमें प्लस माइनस कर सकते हैं। तो सबसे पहले पर्टिकुलर पार्टनरशिप स्पेसिफिक 5 साल की हो, 5 साल बाद आप उसको डिजोल्व कर दें और ये लिख दें कि 5 साल के बाद हर किसी का अपना अपना राइट है, वो जो मर्जी बिजनेस करे। और 5 सालों में भी अगर कोई शरारत मूड है तो क्वालिफाइड ड्यूटीज़ चेंज कर लें जो एग्रीमेंट से चेंज की जा सकती हैं।
क्वालिफाइड ड्यूटी आपको पता है डिलीजेंटली, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग वगैरह प्लस माइनस हो सकती है, तो ये कुछ उसके मजमूम मकासद हैं और आपने उसको सपोर्ट करना है। सवाल कह रहा है कि आप उसको बताएं कि आप उसकी फेवर में क्या कर सकते हैं। लो जी, आखिरी सवाल। क्रिप्टन ट्रेडर्स एंड कंपनी केटीसी पार्टनरशिप फर्म है, 5 पार्टनर्स हैं। ये बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट ऑफ लेदर जैकेट्स कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं और लेदर जैकेट्स को एक्सपोर्ट करते हैं। इसके ऑपरेशन जो है वो 2 पार्टनर्स चलाते हैं, सलमान और नादिर, और 3 पार्टनर जो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है। सलमान ने 2 प्रपोजल दिए नादिर को, ये जो 2 एक्टिव पार्टनर्स थे, सलमान ने नादिर को कहा 2 बातें हैं जिससे मुझे लग रहा है कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी और तुम्हारी कॉन्सेंट चाहिए इनके ऊपर। सबसे पहले तो हम रिड्यूस कर दें मटेरियल कॉस्ट बाय यूजिंग लो क्वालिटी लेदर इन प्रोडक्शन। हम लेदर के गारमेंट्स, लेदर के जैकेट्स में डील कर रहे हैं, तो एक काम करें, सस्ती क्वालिटी का मटेरियल लें, इससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा लेदर के बिजनेस में। दूसरा, प्रोडक्शन को डिसकंटिन्यू कर दें और अपना कैपिटल रियल स्टेट में लगा दें। 2 मशवरे हैं, एक सेम बिजनेस में मशवरा है और एक बिल्कुल ही डिफरेंट। नादिर फाउंड नन ऑफ द प्रपोजल इन केटीसी इंटरेस्ट। नादिर को लगा कि इनमें से कोई भी चीज़ हमारे इंटरेस्ट में नहीं है और उसने कह दिया सॉरी भाईजान, आपकी मुझे बात अच्छी नहीं लगी। सलमान जो है उसने फिर क्या किया, ये प्रपोजल मोस्ट सीनियर पार्टनर अकमल के सामने रखा और उससे कहा आप बताएं, वो तो नहीं मान रहा। अब आपने बताना है कि अगर अकमल सिर्फ प्रपोजल 1 मान जाए तो क्या होगा, या अगर अकमल सिर्फ प्रपोजल नंबर 2 मान जाए तो क्या होगा। पार्टनरशिप में पार्टनर कितने हैं? 5। सामने सामने नज़र कितने आ रहे हैं? 2। और तीसरा अचानक से बीच में आ गया। अब उसने एक डिसीजन लेना है कि हम अपना ये बिजनेस में ये छोटी सी चेंज करें, यानी हम कॉस्ट लो कर दें। ये एक छोटा चेंज है। अगर ये छोटा चेंज है तो मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स की अप्रूवल से हो जाना चाहिए। 5 में से मेजॉरिटी कितनी होती है? 3। अकमल नहीं मान रहा तो बकाया 2 को मना ले। 3 आउट ऑफ 5 लोग अगर मान गए तो ये डिसीजन ओके हो सकता है, क्योंकि सिंपल रूल ये होता है कि पार्टनरशिप में जो फैसले होते हैं वो मेजॉरिटी से होते हैं, लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो सबकी रजामंदी से होने चाहिए। अब दूसरा फैसला क्या है? कंपनी का बिजनेस बंद करते हैं फर्म का और एक नया बिजनेस शुरू कर देते हैं। ये फैसला क्या इतना सिंपल है कि बस मेजॉरिटी ओके कर दे तो चल जाएगा? सारे पार्टनर्स को 5 आउट ऑफ 5 पार्टनर्स ओके करेंगे तो फिर आप अपना जो पार्टनरशिप का जो वो मेन सिस्टम है उसको चेंज करेंगे। तो यहाँ ये बताने की ज़रूरत है कि जो पहला चेंज है वो लाइट सा चेंज है, वो मेजॉरिटी के अप्रूवल से हो सकता है, लेकिन ये दूसरा चेंज है वो इतना बड़ा चेंज है कि ये बगैर मेजॉरिटी के अप्रूवल के नहीं हो सकता। इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और फिर ये वाला काम होगा और ये सबकी रजामंदी से होगा। तो ये सवाल उन्होंने थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बनाया। हमारी किताब में एक्सप्रेसली ये वाली बातें कि 100% ऑफ द पार्टनर्स की अप्रूवल कहाँ चाहिए और मेजॉरिटी की कहाँ चाहिए, ये एक्सप्रेसली नहीं दिया हुआ। यहाँ पे आपको अपनी कॉमन सेंस इस्तेमाल करके थोड़ा सा आंसर करना था कि अगर तो आप बिल्कुल ही पार्टनरशिप को टोटली बदल रहे हैं तो ये इतना बड़ा फैसला है कि सारे पार्टनर्स की जब तक रजामंदी ना हो ये नहीं होगा। और अगर आप एक छोटी चेंज कर रहे हैं तो सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है जितने हैं उनमें से आधे से ज़्यादा। तो 5 में आधा होता है 2.5, तो 2.5 तो कुछ भी नहीं होगा 5 बंदों में, तो 3 या 3 से ज़्यादा ओके कर देंगे तो फैसला हो जाएगा, अदरवाइज फैसला नहीं होगा।